Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर में। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बढ़ने की वजूहात और उसका इलाज। जैसा कि जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको ये इल्म होगा कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारे जो कान है उसके सामने होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड नेक में होता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे और भी ग्लैंड्स बनाए हैं, तो एक उनमें से पैरोटिड ग्लैंड है जो दोनों कानों के अगले वाले हिस्से में यहाँ मौजूद होता है। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसकी जो फंक्शन है उसमें जो हम खाना खाते हैं और उसमें सलाइवा यूज होता है, तो सलाइवा जो है खाने की लुब्रिकेशन के लिए और उसको हजम करने में और उसको आगे भेजने में मददगार साबित होता है। तो ये जो सलाइवा की सिक्रीशंस हैं वो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो बनाता है। और दूसरा जो इसका एक अहम रिलेशन है वो हमारी चेहरे की जो मूवमेंट है उनके लिए एक नर्व काम करती है, एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसको फेशियल नर्व कहते हैं। तो फेशियल नर्व के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। फेशियल नर्व जो है वो ऊपर से ब्रेन से शुरू होती है और नीचे आते पैरोटिड ग्लैंड वाले साइड पे जो सिर्फ ब्रांचेस बनाती है, 5 ब्रांचेस बनाती है जो चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को वो सप्लाई करती है। तो वो पैरोटिड ग्लैंड के जो कान के साथ जंक्शन होता है या एक रिलेशन होता है, उस जगह पे वो नर्व जो है वो मौजूद होती है। तो उस नर्व की इन्वॉल्वमेंट उस सूरत में होती है जब इस ग्लैंड की कोई ऐसी वजह बने बढ़ने में जो खुदा न खासा कैंसर हो। तो कैंसर के अलावा जो और कॉमन वजूहात हैं उसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी भी सामीन में से किसी को भी इस तरह का महसूस हो कि कान के आगे जो जगह है वो फूल रही है या वहाँ पे गिल्टी बन गई है या वो सूज गई है, तो उसको फौरन जनरल सर्जन को चेक कराना चाहिए। ये जनरल सर्जरी की डोमेन में आता है और उस स्वेलिंग की जो है वो वजह वो पता चले और उसके मुताबिक उसका इलाज हो। सर, ये पैरोटिड ग्लैंड जब बढ़ता है, एक तो इसका बढ़ना होता है, इसके अलावा भी इसकी कोई इशू होते हैं? देखें, जो सबसे कॉमन बच्चों में पैरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन होती है उसको हम मम्स कहते हैं, जिसको आम रुफ़े आम में कान पेड़े भी कहा जाता है। तो बच्चों में 15 साल से कम जो बच्चे होंगे उनमें अगर ये कान के आगे वाली जगह बढ़ती है तो उसकी आम जो 99% वजह होती है वो इन्फेक्शन है। जैसे किसी भी चीज़ की इन्फेक्शन होती है, गले की इन्फेक्शन है, किसी स्किन की इन्फेक्शन है, इस तरह उस ग्लैंड की जब इन्फेक्शन होती है उसको पैरोटाइटिस कहते हैं। तो पैरोटाइटिस का बच्चों में जो कॉमन वजह है वो वायरल है और वायरल के साथ बहुत कम लोगों में बच्चों में वो बैक्टीरियल भी हो सकती है। तो वो जो कानपेड़े हैं, मम्स हैं, वो एक कॉमन वजह है जो बच्चों में होती है। बड़ों में अगर ये ग्लैंड बढ़े तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है वो कैंसर है। और कैंसर के अलावा एक, जिस तरह हम बच्चों में बात कर रहे हैं, एक सिंपल जो इन्फ्लेमेशन है या बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी बढ़ सकता है और उसमें जो बढ़ने के साथ जो है वो पेन होती है पेशेंट को और फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा जो वायरल है उसमें भी यही अलामात रख सकती हैं, वो बढ़ेगा, पेन करेगा, फीवर हो सकती है, ऊपर वाली स्किन जो है वो रेड हो सकती है और बढ़ने के साथ अगर उसमें पस पड़ जाए तो पस जो है वो अपना रास्ता बाहर बनाती है और उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख या साइनस जो है वो डेवलप हो सकता है। तो वो एक जो पहली वजह जो सिंपल है वो ये हो सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजूहात में से एक वजह है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज में। टीबी भी इन ग्लैंड्स को इफेक्ट कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको अपनी टीबी, छाती की फेफड़ों की टीबी हुई या किसी और जगह की टीबी हुई या उनकी फैमिली हिस्ट्री हो टीबी में, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो ग्लैंड बढ़ रहा है वो कुछ कहीं टीबी की वजह से ना हो और फिर उसके लिए जो टीबी के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। तीसरी जो वजह है वो वेस्टर्न में कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है और यहाँ पे अगर कोई खुदा न खासा यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो बढ़ जाते हैं ग्लैंड उनको एडिनोसिस कहते हैं। और वो जो ग्लैंड है वो बढ़ने की वजह जो है वो बिनाइन होती है, यानी वो कैंसर नहीं होता लेकिन वो वैसे बड़े होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और चौथी वजह है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कैंसर्स का नाम देते हैं, न्यूप्लाज्म। अब न्यूप्लाज्म में जो दो तरह के हो सकते हैं, एक बिनाइन है और एक मेलिग्नेंट है। जो बिनाइन है और इसमें उसकी बहुत सारी लंबी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं, और जो मेलिग्नेंट है वो खुदा न खासा वो फैलने वाला कैंसर होता है। तो बिनाइन में सबसे कॉमन जो है उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लूमार्फिक एडिनोमा कहते हैं। यानी एडिनोमा का मतलब ये है कि वो फैलने वाला कैंसर नहीं है, अपनी जगह पे मौजूद है, वो गिल्टी बनाता है और उससे पेशेंट ये फील करता है कि यहाँ पे कुछ स्वेलिंग हो गई है। जो दूसरा कैंसर है खतरनाक, जिसको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, वो फैलने वाला होता है और उसकी जो अलामात हैं उसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले होती है। जो नर्व जब डैमेज होगी तो जिस एरिया को नर्व सप्लाई कर रही है, आई को सप्लाई कर रही है, आई के नीचे कर रही है, मुंह वाले हिस्से में कर रही है, गर्दन वाले हिस्से में कर रही है, तो वो एरिया जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और उस एरिया
ये का फालज हो जाता है, वो ये पैरालाइज हो जाता है। और इसके साथ जो गर्दन में गिल्टियाँ होती हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड कॉजेज हैं वो सारी इनमें इन्वॉल्व हो सकती है और ग्लैंड जो है वो उसका साइज बढ़ सकता है। सर प्रोटेट ग्लैंड के बढ़ने की अलामात क्या होती हैं? अलामात तो जो बढ़ने की जो वजह होगी उसकी अलामात आएंगी। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की जो अलामात होंगी उसमें पेन हो सकता है, उसमें फीवर हो सकता है, उसमें स्किन रेड हो सकती है। अब इस तरह अगर वो टीबी की वजह से बढ़ा है तो उसकी अलामात में भूख का ना लगना, वजन कम होना, रात को पसीने आना, बुखार हल्का होना, ये सारी अलामात जो है वो टीबी की वजह से होती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कैंसर है तो जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की है, कैंसर की वजह से जब नर्व पकड़ी जाती है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसके अलामात में सबसे इंपॉर्टेंट अलामत क्या है कि वो चेहरे के वो हिस्सा जो है, जो ब्रांच इफेक्ट होगी या पूरी नर्व इफेक्ट होगी तो एक हिस्सा जो है वो सारा डैमेज हो जाता है। और दूसरी उसमें अलामत जो कैंसर वाली होती हैं उसमें भी वजन का कम होना, भूख का ना लगना, गर्दन में गिल्टियों का नमूदार होना और आँख की बिनाई मुतासर होना, ये सारी उसकी अलामत में से होती हैं। सर इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है? देखें, जिस तरह हम कहते हैं पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास वो पहले हिस्ट्री लेते हैं। हम जो अलामत की बात कर रहे हैं, ये मरीज़ हमारे पास हिस्ट्री लेके आएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एज ए सर्जन अगर मैं उस पेशेंट को देखूंगा तो मैं उसको पहले एग्जामिन करूंगा कि उसकी जो वजह है प्रोटेट ग्लैंड के बढ़ने की वो क्या है। और इसमें से जो हमने जो जुआ डिस्कस की उसमें 1 बाय 1 वो उसको मुआयना करने में उसकी चीज़ें जो सामने आएंगी, जो उसकी अलामत सामने आएंगी और उसके साइंस सामने आएंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये किस तरह का जो बढ़ने की वजूहत है उसकी वजह क्या है। और तीसरे नंबर पर हम टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टेस्ट है वो जिसको हम सुई वाला टेस्ट कहते हैं, FNAC, 5 नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जिस तरह वो कुछ थायराइड के ग्लैंड्स, जो थायराइड ग्लैंड बढ़ता है उसकी गिल्टी में भी कराते हैं, ब्रेस्ट लम्प्स में भी कराते हैं, बहुत सारी और सर्जरी में काजेज होती हैं जिसमें आप FNAC एडवाइस कहते हैं। FNAC में एक छोटी सी नीडल जो पैथोलॉजिस्ट है वो उस गिल्टी में पास करेगा और उसमें से थोड़ा सा टिश्यू ले लेगा, यानी एस्पिरेट ले लेगा जिसमें से सेल्स होते हैं, और वो उसको स्लाइड में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सिंपल इन्फेक्शन है या टीबी है या बिनाइन कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है। तो ये इस तशखीस का जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट है वो ये होता है। उसके अलावा जो तशखीस करने के तरीके हैं उसमें अल्ट्रासाउंड भी हेल्प कर सकता है। अल्ट्रासाउंड ये बताता है कि उसके अंदर पानी है या उसके अंदर गिल्टी बनी हुई है, और CT स्कैन भी हेल्प कर सकता है, वो भी ये बताता है कि किस तरह का लीजन है, किस तरह की गिल्टी है। और MRI भी हेल्प करता है। खुदा ना खास्ता वो जो स्प्रेड है वो कैंसर वाला है, खतरनाक वाला, तो उसमें फिर ये पता चल जाता है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्किन में भी इन्वॉल्वमेंट है, नर्व भी इन्वॉल्व हो रही है, उसके नीचे जो मसल है जिससे हम खाना चबाते हैं, जो मैस्टर मसल होता है बाकी मैस्टिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो जबड़े की हड्डी है वो इन्वॉल्व हो रही है, गर्दन में उसका फैलाव हुआ है, गर्दन में गिल्टी डेवलप हो रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तशखीस में हेल्प देती हैं कि किस तरह की गिल्टी है और उसका फैलाव कितना है। सर इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी ही है या इसका मेडिकल भी कोई इलाज? जो उसकी वजह होगी उसके मुताबिक उसका इलाज होगा। हम बच्चों से अगर स्टार्ट करें तो बच्चों में जो मम्स का ट्रीटमेंट है उसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, पेन किलर्स देने हैं, उसके लिए वेट करना है। वायरल होता है वो 1 से 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में सेटल हो जाता है। तो ऐसा ऐसा उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो बड़ों में अगर इसी तरह की इन्फेक्शन है वो भी सेम ही है, उसमें आप IV एंटीबायोटिक्स या ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे, उसका वेट करेंगे 5 to 7 डेज़। अगर वो रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, और अगर उसमें पस बन गई या पस जमा हो गई या वो साइनस बन गया जिसको हम कह रहे हैं कि एब्सेस बनती है और फिर वो साइनस बन जाता है, तो फिर बाज़ का तो उसका छोटा सा ऑपरेशन करके वो पस निकालनी पड़ती है, फिर ड्रेसिंग होती है और वो ठीक हो जाता है। अगर वो TB की तशखीस होती है, FNAC ने ये कहा कि ये TB की वजह से प्रोटेट ग्लैंड बढ़ गया है, और साथ हम CBC, ESR और छाती का एक्सरे और जो इस तरह के TB के स्पेसिफिक टेस्ट है वो कराते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट सर्जरी बिल्कुल नहीं होता। उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप TB की दवाई शुरू करें और वो एक स्टैंडर्ड जो मायरन P और इस तरह की रजीम शुरू होती हैं, वेट वाइज कैलकुलेट करके 15 kg पे एक टैबलेट हम देते हैं, तो वो 1 ईयर 9 months to 1 ईयर तक चलती है और वो ठीक हो जाते हैं। जो हम बात कर रहे थे बिनाइन कैंसर की, यानी प्लूमार्फिक एडिनोमा जो ख़तरनाक नहीं होता, अगर वो आ जाए तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, और उसमें हम जो वो लफ्ज़ बोलते हैं दैट इज़ प्रोटेटेक्टमी, यानी प्रोटेट ग्लैंड को आपने
निकालना है। जिस तरह मैं पहले ये बात कर रहा था कि पैरोटिड ग्लैंड के जो एनाटमी है उसमें एक सुपरफिशियल ग्लैंड होता है और एक डीप ग्लैंड होता है। तो जो सुपरफिशियल ग्लैंड है उसके अंदर ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बनता है, उसमें हम फिर आधा ग्लैंड यानी सुपरफिशियल ऊपर वाला ग्लैंड जो स्किन के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है वो हम निकालते हैं। और सुपरफिशियल और डीप के दरमियान में नर्व मौजूद होती है, नर्व को सेव किया जाता है और ग्लैंड को निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी। और अगर कैंसर डीप में भी गया हुआ है, चाहे वो बिनाइन ही है यानी वो मैलिग्नेंट नहीं है, बिनाइन कैंसर है, तो उसमें बाज़ का डीप पोर्शन निकालना पड़ता है, लेकिन डीप के अंदर से भी हम वो निकाल लेते हैं। अब लास्ट जो बात है वो मैलिग्नेंट कैंसर वाली। अगर कैंसर मैलिग्नेंट है और उसमें बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ हैं जो बड़ी मोहलक वैरायटीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप ग्लैंड पूरा निकालते हैं, नर्व को सेक्रीफाई करना पड़ता है, मसल्स को काटना पड़ता है, मसल निकालने पड़ते हैं, जो जबड़े की हड्डी है वो काटनी पड़ती है, चेहरे की जो बड़ी सर्जरी है, लिम्फ नोड सारे निकालने पड़ते हैं, और उसको हम कमांडो ऑपरेशन भी कहते हैं। तो वो उस तरह का ऑपरेशन हो तो फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसको फिर उस एरिए को जो रॉ एरिया बनता है उसको कवर करने के लिए फिर हम फ्लैप्स लेके आते हैं, डिफरेंट जगहों से मसल लेके आना और फिर उसको कवर करना। तो वो सर्जरी की जो ज़रूरत है वो लास्ट जो 2 स्टेजेस हैं, 2 काजेज़ हैं, उनमें पड़ती है। सर, जब प्रोटोडेक्टमी जब आप करते हैं तो उससे इंसान के जिस्म में या जबड़े पे कोई फ़र्क पड़ता है या कोई असरात होते हैं? प्रोटोडेक्टमी करते हुए जो फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अगर सर्जन कॉम्पिटेंट नहीं है और उसने नर्व इंजरी कर दी है तो वो नर्व की जो 5 ब्रांचेज हैं जो हम कह रहे हैं ऑप्थेल्मिक है और बाकी हैं, उसमें जो ब्रांच डैमेज होगी वहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सुपरफिशियल जो ऊपर वाला ग्लैंड निकालने की जो प्रोटोडेक्टमी है, सुपरफिशियल प्रोटोडेक्टमी, उसका हिस्सा होता है जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसका बाकी जिस्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कि आप ये कहेंगे जी सलाइवा बन रहा था और अब वो नहीं बन रहा, डीप पार्ट चूँकि मौजूद है तो सलाइवा तो बनता रहेगा। दूसरी बात ये अगर आपने रेडिकल प्रोटोडेक्टमी की है जो जिसमें हम जिस तरह पहले गुजारिश कर रहा था कि वो ज़्यादा डेंजरस है, बड़ा हुआ है, उसने मसल भी पकड़े हुए हैं और बोन भी है, लिम्फ नोड भी है, नेक तक गया हुआ है, तो उसमें जो असरात जिस्म पे आते हैं वो ज़्यादा मोहलिक हैं। उसमें बाज़ का ये होता है कि सलाइवा लीक होना शुरू हो जाता है, वो रहता है परमानेंट, एक डैमेज है। नर्व इंजरी की वजह से चेहरे का जो मसल्स का कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। फिर वो बड़ा वूंड है, उसमें ब्लड इकट्ठा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। और नेक के अंदर जो है, नेक के मसल जो है, और वो डिपेंड करता है कि नेक की हम डिसेक्शन किस तरह की करते हैं, तो उसमें नेक के मसल डैमेज होने का खतरा होता है। बिग वेसल्स हैं उनको हम बांधते हैं, वो नेक की डिसेक्शन की क्लासिफिकेशन अलग है, तो उसके मुताबिक आपके वो एरिया सारा जिसमें सर्जरी हो रही है वो इन्वॉल्व होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जो बाकी जिस्म है उससे रिलेशन सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आप पूरा ग्लैंड निकाल दें तो उसकी जो रतूबतें हैं वो नहीं बनेंगी, वो बाकी जो लेफ्ट साइड वाला या दूसरा नॉर्मल जो ग्लैंड है वो जो कि बना रहा होता है, और भी अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर ग्लैंड्स रखे हुए हैं, तो वो फिर वो बाकी कंट्रोल कर लेते, तो इस तरह बाकी जिस्म पे कोई उसका असर नहीं होता। सर, जैसा कि आपने बताया जो कान पेड़े होते हैं जो बच्चों में होते हैं और बड़ों में भी हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, इस दौरान इन मरीज़ों को खुराक में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और किन से परहेज़ करना चाहिए? नहीं, इनका कोई खाने पीने से ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये वायरस ने पैरोटिड ग्लैंड को चूँकि इन्फेक्ट किया है तो पैरोटाइटिस हुआ है, तो उसका कोई ऐसा खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल डाइट बच्चा भी ले सकता है। एडल्ट में मम्स कॉमन नहीं है। एडल्ट में जो दूसरी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल है वो ज़्यादा कॉमन होती है, तो उसका भी ऐसा कोई खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, पैरोटिड ग्लैंड के मरीज़ों के लिए आपका मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि कोई भी जो सामीन में से जो भी सुन रहे हैं, अगर वो ये फील करेंगे वो ये जगह जो कान के आगे से लेके और थोड़ा सा नीचे जो चेहरे की हड्डी के साथ वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें से कोई गिल्टी फील हुई है या महसूस हुई है, तो उसको पहली फुर्सत में वो चेक करा लें। जनरल सर्जन की डोमेन में जाता है, और अगर वो किसी को भी दिखाएंगे जो कॉमन प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या ENT वाले भी देखते हैं, तो वो उनको समझ आ जाएगी कि ये है। तो इसमें जो तशख़ीस पहले करा लें और उसके मुताबिक फिर जो उसका ट्रीटमेंट बनता है वो ज़रूर करें। और ट्रीटमेंट करवाने में जो पेशेंट्स को हम बताते हैं, जो जिस तरह पहले बात कर रहा था कि नर्व के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर सर्जन कॉम्पिटेंट है और उसका एक्सपीरियंस है, जिस तरह हम ये रूटीन में करते रहते हैं, तो उसमें नर्व के डैमेज होने के चांसेस
बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मैलिग्नेंट कैंसर आ गया है जो कि फैल रहा है, तो उसमें तो फिर बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर वो चाहे एट एनी कॉस्ट जो भी करना पड़े, जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो, उसके लिए फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे वो ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। और उसके बाद फिर जो पहले या बाद में कीमो रेडिएशन भी होती है, उससे ना घबराएं। अल्लाह ताला ने जो दुनिया में एक सिस्टम बनाया हुआ है इलाज का, वो करवाना तो फिर ज़रूरी है, जान की हिफाजत करनी ज़रूरी है। तो इसका प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो उसके बढ़ने में, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। सर एक दफ़ा जब ऑपरेट हो जाता है तो इसके दोबारा बनने के चांस होते हैं? अगर वो कैंसर है, मतलब प्लियोमार्फिक एडिनोमा जो है, सिर्फ उस सूरत में दोबारा बनेगा अगर पहले सर्जन ने उसको अच्छी तरह से निकाला नहीं है। यानी अगर वो एडिनोमा जो है वो सुपरफिशियल से डीप ग्लैंड में जा रहा था, या कुछ उसने छोड़ दिया है, या वो प्रॉपर उसको साइज नहीं कर सका, तो उसके चांसेस होते हैं दोबारा बनने के। और दोबारा जो सर्जरी करना है वो पहले से ज़्यादा डेंजरस होती है, उसमें नर्व इंजरी के चांसेस पहले से बढ़ जाते हैं। जो मैलिग्नेंट कैंसर की सर्जरी है उसमें यस, उसकी जो रिकरेंस रेट है वो ज़्यादा बिनाइन से भी ज़्यादा है, और उसकी वजह ये होगी कि उसका स्प्रेड है। यानी पहले हम असेसमेंट करते हैं कि ये कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, CT स्कैन भी बताता है, MRI भी बताता है। और अगर वो सारे एरिया जहाँ तक वो सारा मैलिग्नेंट कैंसर जा रहा था, अगर वो सारा एरिया रिमूव नहीं हुआ, तो जिस जगह पे वो कैंसर था और वो रिमूव नहीं हुआ, उस जगह पे उसके दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर सर्जरी के बाद दोबारा स्वेलिंग हुई है या वो गिल्टी बनी है, तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। और दूसरी वजह उसकी ये होती है कि अगर वो आपने कीमो रेडिएशन बाद में बहुत रेगुलर और इन टाइम नहीं कराई, तो उसकी वजह से भी वो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया।